हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ये एनसीईआरटी का 17 चैप्टर है। इसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। मैं मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू भी एक सिकंदर है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। इस चैप्टर को एक सिनेमा से तुलना करेंगे। मान लीजिए सिनेमा हम लोग देख रहे हैं। अभी ये समझना है कि हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्त? सिनेमा देख रहे हैं। सिनेमा का नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। इस सिनेमा को देखने के बाद आप क्या क्या सीख जाइएगा, क्या क्या जान जाइएगा, उसी बात को देखते हैं। पहला बात पढ़ेंगे, इसमें पहला बातें जानेंगे पहला पार्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये भी जानेंगे कि इससे नीट में कौन कौन सवाल पूछा जा चुका है और किसे पूछने की संभावना है। उसके बाद ये टॉपिक जैसे ख़त्म होगा तो सेकेंड इस मूवी का पार्ट से स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जान लेंगे। फिर तीसरा इसका पार्ट से स्टार्ट होगा एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज जानेंगे। चौथा पार्ट से इसमें होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जैसे O2 और CO2 जो होगा उसका ट्रांसपोर्ट जान लेंगे। उसका पाँचवा पार्ट पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑफ रिस्पायरेशन किस तरह से रेगुलेट होता है वो जानेंगे। और लास्ट पार्ट छठा पार्ट डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर है उस बात को जानेंगे। दोस्त, आप सभी जानते हैं कि ये सीरीज़ एनसीईआरटी में 360 मार्क लाने के लिए सीरीज चलाया जा रहा है। नीट में यदि आपको 360 में 360 मार्क लाना है तो एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को इस तरह से पढ़िए कि प्रत्येक लाइन से सवाल पूछा जा सकता है, और मैं जो पढ़ाऊंगा उतना ही से सवाल पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। आफ्टर एग्ज़ाम मैं ये इसका प्रूफ भी लेकर के आऊँगा कि कौन सा लाइन से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसी बिलीव के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे, उसको मैं समझाऊंगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है? प्रत्येक लड़का और लड़कियां जो मेरा बात सुन रहे हो, सब बच्चे मेरी और ध्यान से बात मेरा सुनेगा। यू हैव रीड अर्ली, आप पहले पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक। देखिए, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में। किसके ब्रेकडाउन में कौन यूज करता है? तो ऑर्गेनिज्म यूज करता है। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में कोई ऑर्गेनिज्म किसका यूज करेगा? क्या बताइएगा? ऑक्सीजन का यूज करता है। ऑक्सीजन के यूटिलाइज होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड। ग्लूकोज देखिए ये क्या है? ग्लूकोज है। फिर क्या है दोस्त? एमिनो एसिड है, ये देख रहे हैं एमिनो एसिड। फिर क्या? फैटी एसिड। फिर फैटी एसिड ये सब क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में किसका उपयोग करेंगे? ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। ETC ढेर सारा है। टू ड्राइव ऑक्सीजन टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, और इसके साथ क्या करेंगे? अलग अलग एक्टिविटी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? इससे एनर्जी क्या होता है? रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है उसके थ्रू हम लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही? खपत हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। ये क्या करती है? टूटती है, ये इसका ब्रेकडाउन होता है।
किसके थ्रू होता है, इसमें कौन हेल्प करती है, तो बताएंगे ऑक्सीजन इसमें हेल्प करती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि हम लोग जो अपने शरीर में एनर्जी या अलग अलग एक्टिविटी करते हैं उसके लिए जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्या बताइएगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से। सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएगा, जैसे ग्लूकोज आएगा, एमिनो एसिड आएगी एंड फैटी एसिड आएगा। तो इस लाइन से जो सवाल बनेगा आप बना लीजिएगा। अगला लाइन पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ऊपर जो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज का टूटना, एमिनो एसिड का टूटना, फैटी एसिड का टूटना, ये क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या है दोस्त, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। बॉडी में किसका रिलीज होगा दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो क्या है हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। क्या है दोस्त, हार्मफुल। तो बोलेगा किस प्रोसेस से, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, किस प्रोसेस से ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो क्या बताइएगा, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस रिएक्शन है, इसके थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारे बॉडी से रिलीज होती है, जो क्या है हमारे शरीर के लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है, तो बताएंगे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट that O2 has continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to released out। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो हार्मफुल है वो शरीर से बाहर रिलीज होते रहती है। कंटिन्यूसली रूप से शरीर में ऑक्सीजन आएगी जो हमारे लिए यूजफुल है, और CO2 शरीर से बाहर निकलेगी। CO2 शरीर से क्या होगा, बाहर निकलते जाएगी। तो सवाल पूछेगा, हमारे शरीर में हार्मफुल सब्सटेंस गैस के रूप में कौन है जो शरीर से बाहर निकलती है, तो क्या बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। और यूजफुल गैस कौन है, क्या बताना है, ऑक्सीजन है। ये हमेशा क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आते रहती है इन्वायरमेंट से, और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके कहाँ जाती है, इन्वायरमेंट में जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग्स, कॉमनली नोन एंड रिस्पायरेशन। देखिए ये रेस्पायरेशन का डेफिनेशन है जो आप, ये इस लाइन से नीट में सवाल भी पूछा जा चुका है, और आपके बोर्ड में भी CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड या दुनिया जहान का कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन क्या होगा। तो ब्रीदिंग को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, तुम लड़का जो है, हाँ तुमको ही कह रहे हैं, तुम खड़ा हो जाओ और अब क्या करो, तुम अपने हाथ से अपने नाक को बंद कर लो कुछ देर के लिए बंद कीजिए। तब तक बंद किए रहिएगा जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब बताइए अब क्या हो रहा है, बेचैनी सा हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, बेचैनी सा हो रहा है। क्यों, क्योंकि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे ही हाथ खोलिएगा, हाथ को हटाइएगा, नाक को जो पकड़े हुए उसको हाथ को हटाइएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगी नाक के थ्रू, और साथ ही साथ ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगी। एटमॉस्फेयर से शरीर के अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे, जिसको कॉमनली हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पायरेशन भी कहेंगे। ये परिघटना हमारे शरीर में हमेशा होते रहता है। जब तक जीवित रहिएगा तब तक ये घटना होते रहेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब अगला पॉइंट पढ़ते इसी में, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। तुम लड़की खड़ा हो जाओ, हाँ तुमको ही कह रहे हैं। तुम अपना हाथ को अपने चेस्ट पे रखो। किस पे रखो, अपने चेस्ट पे रखो। यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड डाउन। क्या तुम ये फील कर रही हो कि चेस्ट जो होती है मूव करती है। क्या करती है, मूव करती। कैसे मूव करती है, तो अप एंड डाउन में मूव करती है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या हमारे शरीर में जो चेस्ट होता है वो मूव करती है, तो बताइएगा हाँ मूव करती है। क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है। अपने ही स्थान पे अप एंड डाउन क्या करती है, मूव करती है। तो इस लाइन से ये सवाल बन सकता है कि चेस्ट मूव करती है, तो बताएंगे हाँ कैसे मूव करेगी, तो अप एंड डाउन मूव करेगी। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, यू नो डाइट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। क्या आप जानते हैं ये किसके कारण होता है, तो ब्रीदिंग के कारण होता है। देखिए NCERT यहाँ सवाल भी पूछती है और उसका आंसर भी खुद दे रही है। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में जो चेस्ट का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है किसके कारण होती है, क्या बताइएगा, ब्रीदिंग के कारण होती है। किसके कारण होता है दोस्त,
ब्रीदिंग के कारण। हाउ डू वी ब्रीथ, ये सवाल है। अगला देखिए इसका आंसर दे रहा है, देयर इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन फ्लोइंग सेक्शंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्क्राइब्ड करेंगे। नीचे सेक्शन है अलग अलग सेक्शन में, तो उम्मीद करते हैं ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा। अब इस मूवी का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त? सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से ध्यान मग्न होके क्लास में माइंड को कंसंट्रेट करके इस बात को समझिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा भी आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे। टॉपिक क्या है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या है दोस्त? रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन पहला टॉपिक आ रहा है, पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन है और यहाँ से नीट में भी सवाल पूछा जा चुका। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है, वैरी करती है। क्या करती है दोस्त? वैरी करती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्या करती है? मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म? ब्रीदिंग का मैकेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। मैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट बता दूं कि पिछले 32 ईयर में अभी तक इस चैप्टर से टोटल 52 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त? 52 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन? 52 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2019 से लेकर के 2022 तक टोटल इस चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक साल। 2 क्वेश्चन इट मीन्स 8 मार्क, और 8 मार्क आपके नीट के रणभूमि में गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्त। इसलिए इस चैप्टर के प्रत्येक लाइन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट कर पढ़ते हैं इसमें। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म etc exchange O2 with CO2 by simple diffusion over entire body surface। देखिए कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे में स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म क्या करती है? ऑक्सीजन एंड CO2 का क्या करती है? एक्सचेंज करती है। किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त? बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब जानते हैं? वैसा डिफ्यूजन का प्रोसेस जिसमें ATP का ज़रूरत नहीं होता है, एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है। इसमें एनर्जी खर्च होगा तो बोलेंगे इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगा। इसमें क्या खर्च नहीं होगा दोस्त? एनर्जी खर्च नहीं होगा। किस किस ऑर्गेनिज्म में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज में एनर्जी खर्च नहीं होगा। अगर ये पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? सिलेंट्रेट, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर इन्वर्टिब्रेट कहेंगे। ठीक है, ये बॉडी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है। किस में? इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू, मतलब पूरे बॉडी सरफेस से। अगला लाइन पढ़ते हैं। अगला लाइन क्या करेंगे? पढ़ेंगे दोस्त। अगला लाइन देखिएगा, ठीक है। देखिए, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब। अर्थवर्म क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके थ्रू करती है? मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थवर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो बोलेंगे मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। एंड इंसेक्ट, और इंसेक्ट में किसके थ्रू होगा? तो बोलेंगे नेटवर्क ऑफ ट्यूब। नेटवर्क ऑफ ट्यूब को क्या बोलेंगे? ट्रेकियल ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो इंसेक्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? तो बोलेंगे नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रेकियल ट्यूब के थ्रू होगा। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर
एयर विद इन द बॉडी, बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है। तो इस लाइन से जो सवाल बनेगा आप समझ गए होंगे। आगे अगला लाइन पढ़ते हैं, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन। देखिए स्पेशल वेस्कुलराइड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गिल्स कहेंगे। और जो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन कहेगा उसको क्या करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उस एनिमल को बोलेंगे ब्रोंकियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। जो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करेगा मतलब वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन कहेंगे। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। देखिए गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क के थ्रू होता है। तो सवाल पूछा जाएगा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क किसके थ्रू रिस्पायरेशन करेगा, तो क्या बताइएगा, गिल्स के थ्रू। या बोलेगा इसमें किस तरह से रिस्पायरेशन होगा, तो क्या बताना है, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन होगा। और ये सवाल नीट में पूछा भी जा चुका है। आगे देखिए, वेयर वेस्कुलाइड बैग कॉल्ड लंग्स, जबकि वेस्कुलाइड बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लंग्स। और लंग्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन को क्या बोलेंगे, सब बच्चा जोर से बोलेगा, बिल्कुल सही, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन। अब तुमको कह रहे हैं, हाँ तुम ही को कह रहे हैं दोस्त, लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अच्छा गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन किस में होगा, सब बच्चा जोर से बोलना, किस में होगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का में होगा। अब आगे पढ़ेंगे, बी यूज्ड देयर टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। लंग्स के थ्रू टेरेस्ट्रियल फॉर्म में गैस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करती है। एमंग वर्टिब्रेट जैसे फिश यूज गिल्स, फिश किसका यूज करेगी, गिल्स का यूज करेगी, किस में, तो रिस्पायरेशन। वेयर एम्फेबियंस रेप्टाइल बर्ड एंड मेमल्स, जबकि कुछ एम्फेबियन रेप्टाइल बर्ड और मेमल्स क्या करती है, रिस्पायरेशन करती है, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। कुछ ऐसा एम्फेबियन रेप्टाइल बर्ड एंड मेमल्स जो होता है वो किसके थ्रू रिस्पायरेशन करेगा, क्या बताना है, लंग्स के थ्रू। उसके बाद है कुछ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। देखिए कुछ एम्फीबियन जैसे फ्रॉग में रिस्पायरेशन होगा, किसके थ्रू होगा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। अब मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्यूटेनियस रिस्पायरेशन या मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन किस में होगा, तो बोलेंगे फ्रॉक्स में होगा। फ्रॉक्स एक क्या है, एम्फीबियन है। अच्छा एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड एंड मेमल्स में किसके थ्रू रिस्पायरेशन होगा, तो बताइएगा लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, रिस्पायरेशन के बारे में बताया गया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिस्पायरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में एक्सचेंजिंग आना, वायुमंडल से ये आएगी और इस शरीर से बाहर निकलेगी, वायुमंडल में चली जाएगी, इसको बोलेंगे ब्रीदिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ सिंपल मॉलिक्यूल टूटती है, किसके हेल्प से टूटती है, ऑक्सीजन की हेल्प से टूटती है, जैसे ग्लूकोज सिंपल मॉलिक्यूल में आएगी, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का उपयोग हम लोग अपने शरीर में जितने भी काम करते हैं शरीर के थ्रू उसमें हम लोग करते हैं इस एनर्जी का उपयोग। ऑक्सीजन हार्मफुल होता है इसलिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है इसलिए इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि ऑक्सीजन क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल होगा, इसलिए शरीर के अंदर ये आती है। और ये दोनों फेनोमेना क्या होता है, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के से बाहर जाना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स जैसे कुछ लोअर वर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म में O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू होता है एक्सचेंज, बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू और इंटायर बॉडी सरफेस में। फिर अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब के थ्रू, इसको बोलेंगे ट्रैकियल ट्यूब्स। उसके बाद गिल्स के थ्रू जिसमें रिस्पायरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन। लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगा क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलेंगे।
एम्फीबियंस जैसे फ्रॉक्स में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा, इसलिए बोलेंगे इसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलेंगे। तो ये चैप्टर का ये जो 2 टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये भारत के उन सभी देशभक्तों के पास इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।